हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमांत राय आपका अपने एजुकेशनल चैनल लर्निंग विद सीमांत में स्वागत करता हूं। हमने अपने पिछले वीडियो में भाषा विकास के तत्वों, उसके सोपान आदि का अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि भाषा विकास के 4 तत्व हैं: स्वनिम, रूपग्राम, उसके बाद वाक्य और अर्थ। फिर उसके अंतर्गत हमने देखा कि कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो हमने देखा कि मनोवैज्ञानिकों ने 2 सोपानों में भाषा विज्ञान को बांट दिया था। एक सोपान था पूर्वाग्ध भाषा विकास, जिसमें बालक इस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करता है जिसको सिर्फ घर वाले समझ सकते हैं, या कहा जा सकता है कि वो उनकी प्रकृति व्यक्तिगत होती है, जिन्हें केवल परिवार के लोग ही समझ सकते हैं। और जो दूसरा पश्चवाग्ध भाषा विकास था, जिसकी उम्र जो 15 माह से बाद का जो एज पीरियड होता है, उसके अंतर्गत ऐसी भाषा का बालक प्रयोग करता है जिसे सभी लोग समझने में समर्थ होते हैं, यानी उसकी प्रकृति कैसी होती है? सार्वभौमिक। और आज उसी क्रम में हम भाषा विकास के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। जब भी भाषा विकास के सिद्धांतों का नाम आता है या उसे क्वेश्चन पुटअप करने की बात आती है, तो अक्सर आप देखेंगे कि परीक्षाओं में भी चॉम्स्की का नाम या उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो बहुतायत मात्रा में पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे उसी महत्वपूर्ण सिद्धांत से, जिसका नाम है चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत। अच्छा, चॉम्स्की एक सहजवादी मनोवैज्ञानिक थे, इसीलिए उनके नाम के कारण, या कह सकते हैं उनके जो विचारधारा थी सहजवाद की, उसी के कारण उनके सिद्धांत को भी सहजवादी भाषा सिद्धांत कहा गया। क्योंकि उसको इंग्लिश में नेटिविस्ट बोलते हैं, इसलिए नतिवादी ही बोला जाता है। तो उनके द्वारा, यानी कि चॉम्स्की के द्वारा दिए गए भाषा विकास के सिद्धांत को हम नतिवादी सिद्धांत कह सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि जो चॉम्स्की थे वो उन तत्वों को भाषा विकास में अधिक महत्व देते थे जिन्हें बालक जन्म के साथ प्राप्त किया होता है। उन्होंने कहा था ना कि एक प्रकार का वो क्षमता लेकर प्राप्त होता है, जिसे इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, जैसे स्किनर वगैरह हुए, उन्होंने कहा था कि बालक जब जन्म लेता है तो मानसिक रूप से वो कैसा होता है? कोरी स्लेट के समान होता है, और हम जो चाहें उसके उस कोरी स्लेट पर लिख सकते हैं। लेकिन उसके इतर चॉम्स्की इस बात को स्वीकार नहीं करते थे। उनका मानना था कि बालक जो है वो कोरी स्लेट के साथ नहीं पैदा होता है, बल्कि उसी मानसिक संरचना में कुछ न कुछ जो है सहज वृत्तियां, या कह सकते हैं सहज क्षमताएं होती हैं। उन्हीं क्षमताओं के आधार पर क्या करता है? वो भाषा का विकास करता है। इसका मतलब कि चॉम्स्की जो थे वो कहीं न कहीं जैविकी कारकों को महत्व मानते थे, या उनको अधिक ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे, या कह सकते हैं कि भाषा विकास का आधार ही उन्हीं को मानते थे। इसीलिए नतिवादी सिद्धांत के अलावा एक नाम और क्या होगा उनका? जैविक सिद्धांत। अगर आपको पूछे कि भाषा विकास का जैविक सिद्धांत किसने दिया है, तो किसने दिया है? चॉम्स्की ने दिया है। तो ये 2 सिद्धांत आप याद रखें, नतिवादी सिद्धांत, जैविक सिद्धांत। अब चूंकि बात जब चॉम्स्की की है, तो थोड़ा सा ये भी जानेंगे कि चॉम्स्की का जन्म जो है वो अमेरिका, मतलब ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जिनका जन्म कब हुआ था? 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर सन 1928 को इनका जन्म जो हुआ था वो यूएस से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ था। और ये जो है इनकी जो विचारधारा थी उसके अंदर ये बात थी, तो वो कहते थे कि जो भाषा का जो विकास होता है उसके अंतर्गत जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो कहीं ना कहीं बालक जो जन्म के साथ एक क्षमता लेकर पैदा होता है उसका होता है। और वही जो क्षमता होती है वो बालक को सहज रूप से आशा है कि बिना किसी प्रयास के सहज रूप से भाषा को सीखने में मदद करती है। तो इन तमाम बिंदुओं पर आज हम डिस्कशन करेंगे। आइए चलिए देखते हैं कि चॉम्स्की ने भाषा से संबंधित क्या सिद्धांत। तो उन्होंने सबसे पहली बात क्या कही? उन्होंने सबसे पहला जो है वो व्यवहारवादियों का विरोध करते हुए ये कहा कि भाषा को अनुकरण के माध्यम से, नकल करने के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता। अगर ऐसा कहीं संभव होता तो नकल करना या अनुकरण करना तो और भी लोग करते हैं, सिर्फ मानव ही नहीं करता, और भी प्रजातियां हैं इस संसार में, हमारे वातावरण में चारों तरफ। अगर नकल करके ही होना होता तो वो भी नकल कर सकते थे। जिस प्रकार से एक तोता हमारी नकल करके कुछ वर्ड बोल सकता है, क्यों नहीं पूरी भाषा सीख लेता है? एक कुत्ता हमारी नकल करके काफी कुछ सीख लेता है, या हम उसको प्रशिक्षित करके काफी कुछ सिखा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम प्रशिक्षण दे के उसे भाषा नहीं सिखा सकते हैं।
या और भी प्रजातियां जो मानव के एकदम करीब है, जैसे वनमानुष वगैरह हुए, चिंपैंजी जिन्हें कहते हैं, चिंपैंजियों को हम लाख प्रशिक्षण देते हैं लेकिन वो भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस प्रकार से मानव करते हैं। इसका मतलब कि इन सभी प्रजातियों में और हम में कुछ ना कुछ तो अंतर है। तो चॉम्स्की ने कहा कि वह अंतर है हमारी सहज वृत्तियों का, हमारे अंदर जो कुछ क्षमताएं जन्म के साथ निहित होती हैं, ऊपर वाले ने हमारे को एक कुछ अलग क्षमता दी है ताकि हम संप्रेषण करते से भाषा का इस्तेमाल कर सकें, एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकें। और उस क्षमता को इन्होंने क्या नाम दिया? लैड, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? भाषा अधिग्रहण यंत्र। तो भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी कि लैड जो है ये बालक के अंदर जन्म के साथ पाया जाता है। और चॉम्स्की का मानना यह था कि यही लैड है जो बालक को सहज रूप से भाषा को सीखने में उसकी मदद भी करता है। तो ये लैड क्या केवल भारतीयों में पाया जाता है? नहीं, सब में पाया जाता है। तो अगर आनुवांशिक रूप से यही लैड सबके अंदर पाया जाता है तो फिर अलग अलग देश, अलग अलग क्षेत्रों के लोग अलग अलग भाषाओं को ही सीखने में समर्थ होते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि लैड अलग अलग तरह का पाया जाता है लोगों में? तो चॉम्स्की ने कहा ऐसा एकदम नहीं है, सभी मानव जाति के अंदर एक ही प्रकार का लैड पाया जाता है जिसके अंतर्गत भाषा को सीखने की क्षमता होती है। क्या ये कह सकते हैं भाषा के अंदर छुपे हुए ग्रामर को, या कह सकते हैं कि उसके अंदर छुपी हुई जो संरचना है, जो भाषाई संरचना होती है, जिनका संबंध भाषा के ग्रामर से होता है, व्याकरण से होता है, वो सीखने में सहायता कौन देता है? तो लैड देता है। इसका मतलब एक लैड ऐसी चीज है जो सभी मानव में पाई जाती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र विशेष से संबंधित हो। तो वो क्या करती है? उस क्षेत्र विशेष की भाषा के साथ अंतःक्रिया करती है और उसमें छुपे हुए ग्रामर को यानी कि व्याकरण को सीखने में सहायता प्रदान करती है। तो बात ये उठता है कि अगर एक ही लैड जनजाति रूप में सब में पाया जाता है, अगर किसी भारतवासी को भी अगर हम यहाँ से उठाकर अमेरिका, चाइना या कहीं भी रख दें, वो भी अगर अंतःक्रिया करेगा तो उस अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होगा? वो वहाँ की भाषा को अच्छे से सीख लेगा। यानी कि जो हमारा अंदर जो लैड पाया जाता है उसमें सभी प्रकार की भाषाओं को सीखने में क्या है? निपुणता पाई जाती है या क्षमता पाई जाती है, वो सभी प्रकार की भाषाओं को सीख लेता है। तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि इसका मतलब कि लैड सभी में क्या होता है? समान होता है। तो फिर वो कैसे एक ही प्रकार की या अलग अलग प्रकार की भाषाओं को सीखने में सक्षम है? तो यहाँ यह है कि चॉम्स्की का मानना था कि लैड के अंतर्गत ही कुछ व्याकरणीय संरचनाएं छुपी होती हैं। ऐसा ये कहते थे कि लैड के अंदर यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र के अंतर्गत ही कुछ व्याकरणीय संरचनाएं होती हैं। और उसी का प्रतिफल है कि आप जितनी भी भाषाओं को बोलते हुए देखेंगे मानवों को, उनके अंदर जो भाषाई जो एक व्याकरणीय संरचना है वो कहीं ना कहीं समान होती है। आप देखेंगे, आप चाहे किसी भी भाषा को ले लें, हर एक भाषा की एक अपनी व्याकरणीय संरचना होती है। उसमें कर्ता, क्रिया, कर्म, एडजर्व, एडजेक्टिव, ये सब जो जहाँ जहाँ होते हैं वो सभी हर भाषाओं में पाए जाते हैं और उसी क्रम में उनका प्रयोग किया जाता है। भले ही भाषाएं अलग हैं लेकिन सबकी व्याकरणीय संरचनाएं एक हैं। इसका मतलब मानव ने अपने बोलने के लिए जिस भाषा का निर्माण किया वो भाषा कहीं ना कहीं एक समान है। किस रूप में एक समान है? बोलने में तो एक समान है नहीं, तो किस रूप में एक समान है? व्याकरणीय संरचना के रूप में एक समान है। और हम अलग अलग रहने के बावजूद भी कैसे एक सी व्याकरणीय संरचना को विकसित कर सकते हैं? ये तभी संभव है जब या तो भाषा समान हो और या तो उसको विकसित करने वाली वो क्षमता समान हो। तो चूंकि भाषा समान है नहीं, हम हिंदी बोलते हैं, अमेरिका वाले अमेरिकी लैंग्वेज बोलते हैं, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई चाइनीज बोलता है, तो भाषाएं तो भिन्न भिन्न है। इसका मतलब उसका विकास करने वाली जो वो क्षमता है वो कहीं ना कहीं समान है। तो चॉम्स्की का मानना यह था कि हम सभी जो एक भाषा अधिग्रहण यंत्र को अपने मानसिक संरचना में लेकर पैदा होते हैं उसके अंतर्गत ही एक व्यापक व्याकरणीय संरचना पाई जाती है। और चूंकि हम भाषा का विकास उसी व्याकरणीय संरचना के आधार पर करते हैं तो हमारी भाषा में छुपा हुआ जो व्याकरण होता है वो भी कहीं ना कहीं समान है। आप चाहे हिंदी को ले लें, इंग्लिश को ले लें, चाहे जर्मन, चाहे फ्रांसीसी, चाहे चाइनीज को ले लें, सबकी व्याकरणीय संरचना वही होती है। वो अक्षर होते हैं, अक्षरों से मिलकर वर्ण बनते हैं, वर्णों से मिलकर जो है
वो शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है, और उन वाक्यों के अंतर्गत जिस नियम के थ्रू जो है वो कर्ता, क्रिया, क्रम, विशेषण आदि जुड़े होते हैं, वो सारे नियम जो है हर भाषाओं में लगभग समान है। इसका मतलब उसका स्रोत जिनके आधार पे उन व्याकरणों की रचना हुई है, उस ग्रामर को क्रिएट किया गया, वो कहीं ना कहीं समान है। तो इसका असर ये हुआ कि जो व्याकरणिक संरचनाएं पाई जाती हैं लैड के अंतर्गत, वो कहीं ना कहीं समान है। और इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर नाम दिया, जिसे आप सुनिए ना सार्वभौमिक व्याकरण। तो सार्वभौमिक व्याकरण से आशय ही है कि तमाम तरह की भाषाओं में जो समान तत्व पाए जाते हैं, यही डिस्क्राइब कौन करता है? यूनिवर्सल ग्रामर, यानी कि सार्वभौमिक व्याकरण। तो सार्वभौमिक व्याकरण की कॉन्सेप्ट क्या, उसकी अवधारणा क्या है कि मानव के द्वारा बोली जाने वाली सभी भाषाओं में समान तत्व पाए जाते हैं। किसके संदर्भ में? व्याकरणीय संरचनाओं के संदर्भ में। और इसी को उन्होंने किस नाम से संबोधित किया है? सार्वभौमिक व्याकरण। क्यों? क्योंकि सब में वो व्याकरण क्या लगभग समान ही होता है। तो सार्वभौमिक व्याकरण का कॉन्सेप्ट जो है वो चॉम्स्की ने सबसे पहले सन 1957 ईस्वी में 1957 में उनकी एक बुक छपी, प्रकाशित हुई, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर। सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर कब छपी? सन 1957 ईस्वी में। वास्तव में ये ग्रंथ रूप के में, ये काफी ज्यादा इसको लोगों ने पसंद किया और काफी ज्यादा इसकी वैधानिकता भी है। लोगों या मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इसमें लिखी गई तथ्यों को स्वीकार किया गया है। तो सन 1957 में जब उन्होंने सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर लिखा, जिसमें उन्होंने अपने संपूर्ण भाषा विज्ञान को रखा, तो उसके अंतर्गत उन्होंने किसका जिक्र किया? यूनिवर्सल ग्रामर का। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सार्वभौमिक व्याकरण। सार्वभौमिक व्याकरण से क्या आशय या किसको इंडिकेट करता है सार्वभौमिक व्याकरण? सार्वभौमिक व्याकरण बताता है कि मानवों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली सभी भाषाओं में जो व्याकरण है उसमें कुछ समान तत्व पाए जाते हैं, और उसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया है? सार्वभौमिक व्याकरण। और वो क्यों क्रिएट हुआ है? क्योंकि जो भी चीज हमारे अंदर पाई जाती है, लैड चीज नहीं है, वो लैड है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि व्याकरण के निर्माण में सहायता प्रदान करती है, या कह सकते हैं उसी के आधार पर व्याकरणिक संरचना का विकास ही होता है। चूंकि वो सेम है, क्योंकि उसमें पाई जाने वाली व्याकरणिक संरचना सबके लिए सेम है, तो भाषाओं के बदल जाने के बाद भी उसके व्याकरण में छुपा हुआ जो संरचना है, उसमें जो तत्व होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं? समान होते हैं। जब वही तत्व हर भाषा में पाए जाते हैं, तो उन्होंने तो चॉम्स्की ने क्या कह दिया कि वो जो समानता पाई जाती है उसे हम क्या कह सकते हैं? यूनिवर्सल ग्रामर। कि सबका जो व्याकरण में कहीं ना कहीं क्या है? वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, समान है। तो यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो चॉम्स्की ने दिया था। कब दिया था? सन 1957 में। बुक का नाम क्या था? सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर। कब छपी थी ये बुक? 1957 ईस्वी में। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया कि लैड क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसकी प्रकृति क्या होती है? तो ये जन्मजात होती है। तो जन्म के साथ बालक इसे लेके पैदा होता है। चॉम्स्की क्या मानते थे? चॉम्स्की मानते थे कि नकल करने, अनुकरण करने से भाषा का विकास संभव नहीं है, बल्कि भाषा का विकास जो होता है वो उसकी कुछ सहज क्षमताओं के ऊपर, सहज वृत्तियों के ऊपर, जिसका नाम लैड है, उसके ऊपर निर्भर करता है। और वो लैड क्या करता है? सार्वभौमिक व्याकरण को जन्म देता है। और उन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर नामक बुक में सार्वभौमिक व्याकरण के कॉन्सेप्ट को उन्होंने क्या किया? प्रकट किया था। अब सार्वभौमिक व्याकरण के अंतर्गत, चलिए इसको पर रफ करते, स्क्रीनशॉट लेना तो कर ले लीजिए। तो यूनिवर्सल ग्रामर कॉन्सेप्ट चॉम्स्की ने कब दिया? सन 1957 ईस्वी में। इस यूनिवर्सल ग्रामर को उन्होंने इसको किसके अंतर्गत? ट्रांसफॉर्मेशनल एंड जेनरेटिव, GENERATIV, जेनरेटिव ग्रामर, इसी धारा के अंतर्गत उन्होंने किसको प्रस्तुत किया था? तो यूनिवर्सल ग्रामर को प्रस्तुत किया था। किसको? यूनिवर्सल ग्रामर।
तो अगर आपसे पूछे कि यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट किसने दिया, चॉम्स्की। जनरेटिव ग्रामर कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो चॉम्स्की। जनरेटिव या ट्रांसफॉर्मेशनल एंड जनरेटिव ग्रामर के अंतर्गत ही उन्होंने किस कॉन्सेप्ट को रखा था, तो यूनिवर्सल ग्रामर को रखा। ये क्या है, पीछे में समझ चुके। इसके बाद उन्होंने अपना संशोधित भाषा विज्ञान जो है अपनी अगली पुस्तक को में प्रस्तुत किया, एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स, सन 1965 ईस्वी में। इस प्रकार से हम चॉम्स्की की दो बुकों के बारे में आज जान चुके हैं। पहला सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर और दूसरा एस्पेक्ट ऑफ द थियरी ऑफ सिंटैक्स, एक 1957 में और एक 1965 में। किसमें यूनिवर्सल ग्रामर कॉन्सेप्ट आया, तो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर में। जनरेटिव ग्रामर को किसने दिया, तो चॉम्स्की ने ही दिया। जनरेटिव ग्रामर एक धारा थी, उसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सल ग्रामर के कॉन्सेप्ट को उन्होंने प्रथम बार प्रस्तुत किया था। अब उन्होंने आगे क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो बालक होता है ना, वो इस तरह से नहीं सीखता है कि शब्दों, वर्णों, अक्षरों इस तरह से नहीं सीखता है, बल्कि बालक जब भी भाषा को सीख रहा होता है ना, तो कुछ वाक्यों के रूप में, यानी कि शब्दों के समूहों के रूप में सीखता है। वो इंडिविजुअल एक एक शब्द को नहीं सीखता है। अगर हम एक एक शब्द को सीखेंगे तो फिर भाषा का प्रयोग करने में हमारी निपुणता उतनी बेहतर नहीं हो पाएगी। तो बालक कैसे सीखता है, बालक जो है वो छोटे छोटे शब्दों के समूहों को एक बार में सीखता है कि किसी एक निश्चित बिहेवियर के लिए किस प्रकार के शब्दों के समूह का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कह सकते हैं कि छोटे छोटे वाक्यों के रूप में वो क्या सीखता है, भाषाई व्याकरण को सीखता है। तो इसको याद रखिएगा कि चॉम्स्की का मानना क्या था कि वाक्य संरचनाओं के रूप में, वाक्य संरचनाओं के रूप में भाषा का विकास होता है। किसके अनुसार, चॉम्स्की के अनुसार। उन्होंने कहा कि ये छोटे छोटे शब्दों के जो समूह होते हैं, जो सीमित सेट होते हैं, इन्हीं के आधार पर बालक भाषा का विकास करता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो ये छोटे छोटे समूह जो वो शब्दों के बनाता है अपने जीवन के प्रारंभ में, आजीवन उन्हीं छोटे छोटे शब्दों के समूहों का वो प्रयोग भी करता है। और इन छोटे छोटे समूहों को, शब्दों के समूहों को उन्होंने क्या नाम दिया, लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन क्या है, तो लेक्सिकॉन शब्दों का वह सीमित सेट है जिसे बालक अपनी भाषा विकास के प्रारंभिक अवस्था में संजोता है या सीखता है और आजीवन उन्हीं का प्रयोग करता है अपनी भाषा में। तो लेक्सिकॉन की अवधारणा किसने दी, चॉम्स्की ने दी। क्या होता है लेक्सिकॉन, शब्दों का सीमित सेट होता है जिससे वो अपने भाषा विकास के प्रारंभिक समय में बनाता है। इस रूप में उन्होंने क्या कहा कि लैड ही इन सभी चीजों के लिए उत्तरदायी है। और लैड कहाँ पाया जाता है, तो लैड हमारे मानसिक पक्ष में पाया जाता है। सरल सी भाषा में कह सकते हैं हमारी बुद्धि में पाया जाता है। क्योंकि बुद्धि ही एक अमूर्त इकाई है, तो इसका मतलब लैड भी क्या होगा, एक अमूर्त इकाई है। इसे हम देख नहीं सकते कि यही लैड है। तो इसका मतलब लैड एक अमूर्त कॉन्सेप्ट है जो कहाँ पाया जाता है, हमारी बुद्धि के अंतर्गत पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है बुद्धि में, तो मनोवैज्ञानिकों ने कहा एक आम राय है, चॉम्स्की के एक आम राय है कि बाएं साइड में। अगर हम दाएं हाथ से किसी, यह हम जो दाएं हाथ से अगर कोई काम करते हैं या हैंड राइटिंग वगैरह हमारी दाएं हाथ से होती है, तो इसका मतलब कि वो हमारे बाएं भाग में है। और कहीं अगर बाएं हाथ से हम सारा काम करते हैं तो वो जो लैड है वो दाहिने हिस्से में आकर क्या हो जाएगा, विकसित होगा। ये एक संकल्पना है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, प्रूफ नहीं कर सकते हैं, चॉम्स्की ने कहा है तो मानना ही पड़ेगा। तो ये लैड क्या है, लैड एक अमूर्त कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर भाषा ग्रहण करने की क्षमता या भाषा के व्याकरण को ग्रहण करने की क्षमता निहित होती है। उन्होंने कहा कि ये लैड जो होता है इतना सहज रूप में कार्य करता है कि आपको सचेतन प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है या सचेतन कोई व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है स्पेशली भाषा सीखने के लिए, बल्कि ये लैड सहज रूप में आपके अंदर भाषा का विकास करना प्रारंभ कर देता है। और उसमें वो शुरू में कैसे सीखता है, तो वाक्य संरचनाओं के आधार पर, शब्दों के सीमित सेटों के आधार पर वो भाषा को सीखता है। और उन शब्दों के सीमित सेटों को क्या बोलते हैं, लेक्सिकॉन कहते हैं। और चॉम्स्की मानते थे कि शुरू का जो 5 वर्ष है, प्रारंभिक 5 वर्ष, जो प्रारंभिक 5 वर्ष है, इसमें भाषा के सीखने की जो गति होती है वो सबसे तीव्र होती है। तो अगर कोई पूछे कि सबसे तीव्रता से हम भाषा को किस एज तक सीख सकते हैं, तो 5 वर्ष की अवस्था तक सीख सकते हैं। उन्होंने आगे भी कहा कि वो जो लैड है हमारे अंदर पाया जाता है वो धीरे धीरे उसकी क्षमता क्या होती है, कम होने लगती है। यानी कि नई नई भाषाओं को सीखने की क्षमता जो लैड में पाई जाती है वो क्षमता भी धीरे धीरे कम होने लगती है।
जैसे सेल होता है, सेल को हम किसी यंत्र में लगाते हैं, टॉर्च में लगा दिया तो शुरू में क्या होता है, टॉर्च बहुत दूर तक फोकस कर जाता है, लेकिन जैसे जैसे उस टॉर्च में लगा सेल कमजोर होने लगता है वैसे वैसे उसका प्रकाश भी क्या होता है, सिमटने लगता है। ठीक उसी प्रकार से चॉम्स्की का मानना था कि जो लेड है उसकी भी क्षमता धीरे धीरे कम होती है और शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक उनका मानना था कि लेड की क्षमता अपने चरम पर होती है। या कह सकते हैं कि शैशवावस्था से किशोरावस्था तक भाषा का विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। क्यों? क्योंकि वहां लेड की क्षमता क्या होती है, उच्चतम स्तर पर होती है। इसीलिए चॉम्स्की ने उस अवस्था को भी एक नाम दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस एज को कहां से कहां तक, शैशवावस्था, शैशवा से लेकर कहां तक, किशोरावस्था तक। उन्होंने कहा कि शैशवावस्था से किशोरावस्था तक में भाषा का विकास चरम तक होता है, यानी कि बहुत ही तीव्र गति से होता है। कारण क्योंकि शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक लेड की क्षमता भी क्या होती है, तीव्र होती है, उच्च स्तर की होती है। इसीलिए उन्होंने इस अवस्था को एज ऑफ प्लास्टिसिटी बोला है, एज ऑफ प्लास्टिसिटी। तो एज ऑफ प्लास्टिसिटी किसे बोलते हैं, तो शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की। ठीक, तो भाषा विकास के सीखने में जो लेड सहायक होता है वो प्रारंभिक 5 वर्षों में सर्वाधिक तीव्र गति से काम करता है। चॉम्स्की का मानना क्या था कि बालक छोटे छोटे वाक्यों की सहायता से, सीमित शब्दों के सेटों से वाक्य भाषा को सीखता है और उस सीमित शब्दों के सेट को क्या बोला गया, लेक्सिकॉन बोला गया। और उन्हें एक चीज का कहा कि शैशवावस्था से किशोरावस्था तक का जो समय होता है उसमें भाषा का विकास तीव्र गति से होता है। क्यों? क्योंकि वहां लेड की क्षमता भी क्या होती है, उच्च स्तर की होती है। इसीलिए उन्होंने उस अवस्था को क्या बोल दिया, एज ऑफ प्लास्टिसिटी। निश्चित रूप से आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का। ठीक, चॉम्स्की के सिद्धांत के बाद अब देख लिया जाता है स्कीनर कि स्कीनर ने भाषा विकास में क्या योगदान दिया है। तो स्कीनर ने अपने भाषा विकास के सिद्धांत, या कह सकते हैं कि अपने भाषा विज्ञान को भी उन्होंने अपनी एक पुस्तक में दिया। उस पुस्तक का नाम क्या है, वर्बल बिहेवियर, वर्बल बिहेवियर। जिसे चॉम्स्की की 2 बुक थी, उसी तरह से स्कीनर ने एक बुक दी, वर्बल बिहेवियर, जिन्होंने उन्होंने भाषा विज्ञान को रखा। क्योंकि स्कीनर एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, पता ही आपने अधिगम के सिद्धांतों में पढ़ा होगा, हमारे पिछले वीडियो में हमने उसका जिक्र भी किया है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत। तो जो स्कीनर थे उन्होंने अपने भाषा विज्ञान को कहाँ प्रस्तुत किया है, वर्बल बिहेवियर में। और इनके सिद्धांत को हम किस नाम से जानते थे, क्योंकि ये व्यवहारवादी थे इसलिए अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत या नकल का सिद्धांत, या कह सकते हैं वातावरणीय सिद्धांत, वातावरणीय सिद्धांत, और भी नाम दिया जा सकता है, सुधार का सिद्धांत। तो स्कीनर के भाषा सिद्धांत को किस नाम जानता है, अनुकरण का सिद्धांत, नकल का सिद्धांत, वातावरणीय सिद्धांत या सुधार का सिद्धांत, इस नाम। अच्छा, इन्होंने अपने भाषा विज्ञान में क्या कहा होगा, इन्होंने निश्चित ही रूप से अंतःक्रिया को ज्यादा महत्व दिया होगा। इन्होंने कहा होगा कि बालक का जो भाषा विकास होता है वो अनुकरण के माध्यम से होता है, क्योंकि जितने भी व्यवहारवादी होते हैं वो किस चीज पर बल देते हैं, उद्दीपक पर बल देते हैं, वो पुनर्बलों पर बल देते हैं, अभ्यास पर बल देते हैं, इन्हीं सब चीजों पर ना, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना, फिर उस अनुक्रिया को और ज्यादा कंटिन्यूटी उसकी होती रहे, उसके लिए पुनर्बलों की आवश्यकता को महत्व देना, इन सब चीजों पर व्यवहारवादी क्या करते हैं, ज्यादा बल देते हैं। तो स्कीनर ने भी कहा कि भाषा विकास किस रूप से होता है, तो उन्होंने कहा सबसे पहले भाषा विकास के दृष्टिकोण से बालक उद्दीपकों को ग्रहण करता है। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, उद्दीपक। वो चाहे कैसा भी, उद्दीपकों को उत्तेजना भी कहीं कहीं लिखा जाता है, सही ही है। तो उद्दीपक या उत्तेजना दोनों का मतलब एक है। यानी कि पहली चीज क्या है, उद्दीपक या उत्तेजना, यानी कि बालक के सामने कोई एक परिस्थिति होनी चाहिए, वो परिस्थिति शाब्दिक हो या दृष्टिक रूप से हो। यानी कि बालक किसी चीज को या तो देख रहा है या तो सुन रहा है।
जैसे हम बालक के सामने आते हैं, मोबाइल फ़ोन से बात करते हैं, तो वो जैसे कोई कहा कि वो मोबाइल हमें दे दो, तो बालक ने कि उस मोबाइल को देखा भी प्लस उस शब्द को भी सुन रहा है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे भाषा का विकास, किसी से कोई चीज़ मांगनी हो, मोबाइल मांगनी हो तो कैसे मांगते हैं। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले उद्दीपक होता है, और उद्दीपक करने के बाद जो है वो दूसरी चीज़ क्या होती है, तो दूसरी चीज़ होती है पुनर्बलन। पुनर्बलन का मतलब क्या होता है कि पुनर्बलन एक ऐसा घटक है जिसके द्वारा हम वांछित अनुक्रियाओं की पुनरावृत्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कि जो उद्दीपक उसने ग्रहण किया है अगर प्रतिक्रिया कर रहा है तो हम क्या, अगर वो सही है तो हम उसको और अधिक पुनर्बलित करेंगे। यानी कि बालक सीखने की प्रक्रिया में उन चीज़ों की कंटिन्यूटी या उन चीज़ों की पुनरावृत्ति ज़्यादा करता है जिस पर उसको क्या मिलता है, पुनर्बलन मिलता है। और तीसरा क्या होता है, अभ्यास। अगर आप उसे पुनर्बलित करेंगे उसको, उस बिहेवियर को, तो क्या करेगा, वो उस बिहेवियर को बार बार करके उसका अभ्यास करेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि वो उस काम में सफल हो जाएगा। तो भाषा विकास के दृष्टिकोण से स्किनर ने 3 चीजों को माना है, क्या, उद्दीपक या उत्तेजना, स्टिमुलस इसका मतलब, पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट, और इसके बाद अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस। ठीक, यानी कि स्टिमुलस, रिस्पांस, स्टिमुलस, रीइंफोर्समेंट और प्रैक्टिस, इन 3 चीजों के द्वारा ही क्या होता है, बालक के अंदर भाषा का विकास होता है। और वो उन्होंने किसी प्रकार की जन्मजात क्षमता को नहीं स्वीकार किया, बल्कि वो कहते थे कि बालक जो होता है वो अनुकरण के माध्यम से क्या करता है, भाषा का विकास करता है। वो जिस रूप में भाषा को देखता है उस रूप में अनुकरण के माध्यम से उस भाषा को बोलना वो प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पे स्किनर का सीधा सीधा मतलब किन चीजों पर जोर देना था, स्टिमुलस, रीइंफोर्समेंट और प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास पर। उन्होंने अपना भाषा विज्ञान कहाँ दिया है, तो वर्बल बिहेवियर में दिया है। इनके सिद्धांत को किस किस नाम जानते हैं, अनुकरण का सिद्धांत, नकल का सिद्धांत और वातावरणीय सिद्धांत। ठीक, अब थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं। तो स्किनर ने क्या कहा, स्किनर ने कहा कि भाषा का विकास उद्दीपकों की नकल और पुनर्बलनों के द्वारा उसकी सुदृढ़ीकरण के द्वारा होता है। यानी पहले वो नकल करेगा, फिर वो सही होगा तो हम क्या करेंगे, पुनर्बलन देकर उसकी उस व्यवहार को सुदृढ़ीकरण मतलब कि पुनर्बलित कर देंगे, और इसी प्रक्रिया में क्या होता है, भाषा का विकास होता है। तो चॉम्स्की का अपना विचार था, स्किनर का अपना विचार था। इस रूप में अगर हम आगे बढ़े तो एक और मनोवैज्ञानिक आते हैं, वाइगोत्स्की। अब देखेंगे इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। वाइगोत्स्की आप लोगों के लिए नया नहीं है, हमने वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास आप लोग को पढ़ाया है। तो वाइगोत्स्की एक समाज मनोवैज्ञानिक थे। तो अगर इनका दृष्टिकोण समाज मनोवैज्ञानिक के हिसाब से है, यानी कि वो हर प्रकार के विकास के लिए किसको उत्तरदायी मानेंगे, समाज को उत्तरदायी मानेंगे, तो ये क्या कहे होंगे अपने भाषा विकास में। तो भाषा विकास के अंतर्गत वाइगोत्स्की का मानना था कि बालक का भाषा विकास जो होता है वह सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है। हम क्या करते हैं, हम समाज के साथ अंतःक्रिया करते हैं और उसी अंतःक्रिया की प्रणाली के अंतर्गत ही क्या होता है, हमारे अंदर भाषा का विकास होता है। और इस रूप में वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के अंतर्गत भाषा के विकास के 3 रूपों का जिक्र किया है। वो 3 रूप कौन कौन से देखिए। तो वाइगोत्स्की ने भाषा के 3 रूपों, सामाजिक वाक, इसे हम वाह्य संभाषण भी कहते हैं, इसे आप वाह्य संभाषण भी कह सकते हैं, वाह्य संभाषण। भाषा विकास के 3 रूप कौन कौन दिए, सामाजिक वाक, आंतरिक वाक और अंतःवाक। ये इनर स्पीच जो है वो कई बार पूछ भी चुका है परीक्षाओं में। तो सामाजिक वाक जो होता है, वाइगोत्स्की का मानना था कि यह वाक जो है वो जन्म से 2 वर्ष तक चलता है। जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक का जो बालक होता है वो बाह्य वातावरण से या बाह्य समाज के लोगों से या उसके घटकों से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया में बाह्य संभाषण करता है और उनसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है। निश्चित रूप से उसमें भाषा का कुछ निश्चित रूप सामने नहीं आता है, लेकिन ऐसा वो प्रयास करता है। उसके बाद दूसरा क्या है, आंतरिक संभाषण, इंटरनल स्पीच। इसकी एज होती है 3 साल से 7 साल तक।
3 साल से 7 साल के अंतर्गत बालक क्या करता है, अपने समूह के साथियों के साथ आपसी विचार विमर्श करना, बातचीत करना प्रारंभ कर देता है। वो अलग बात है कि इसमें भाषा बहुत ही अधिक परिपक्व नहीं हो पाती है, लेकिन वो बात करने लायक हो जाते हैं। तो इंटरनल स्पीच जो होता है वो 3 से 7 वर्ष तक, ये भी कॉन्सेप्ट वाइगोस्की ने। और अंत में क्या है, अंतःवाक यानी कि व्यक्तिगत वाक, इनर स्पीच यानी कि भाषा विकास के क्रम में बालक क्या करता है, स्वयं से बातें करना प्रारंभ करता है। और वाइगोस्की का यह भी मानना था कि जो भी बालक स्वयं से बातें करता है जितनी अधिक, वो उतना ही ज्यादा सामाजिक भी होगा और बौद्धिक रूप से उतना ही ज्यादा वो स्ट्रांग भी होगा। तो उन्होंने कहा कि अंतःवाक के परिणाम स्वरूप भाषा का विकास तो होता ही होता है, उसके अंदर सामाजिक विकास को भी गति प्रदान होती है और उसका बौद्धिक विकास भी उच्च लेवल पर पहुंचता है। तो अंतःवाक मतलब स्वयं से बातें करना। तो ये अंतःवाक का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया, इनर स्पीच या हिंदी में व्यक्तिगत वाक भी इसे बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, वाइगोस्की ने दिया है। अच्छा, इस क्रम में अगर ये देखा है, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि पहले भाषा आया कि विचार आए, तो वाइगोस्की मानते थे कि बालक के अंदर सबसे पहले विचार जन्म लेते हैं। वाइगोस्की जो है वो मानते थे कि सबसे पहले विचार आते हैं, विचार जन्म लेते हैं और उसके बाद फिर क्या आता है, फिर भाषा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि विचार जन्म लेते हैं पहले और उसके बाद, ये प्रथम स्तर पे क्या होता है, विचार, और सेकंड क्या आता है, तब हम भाषा। पहले विचार आते हैं, फिर उसे अभिव्यक्त करने के लिए हम अपने अंदर भाषाओं का विकास करते हैं। इस क्रम में अगर हम जीन पियाजे का जिक्र कर लें तो जीन पियाजे जो थे वो इसके ठीक उल्टा कहते हैं। जीन पियाजे का मानना है कि भाषा विकास के क्रम में सबसे पहले भाषा का विकास होता है, सबसे पहले भाषा विकसित होती है और भाषा के विकसित होने के बाद ही क्या होता है, वो विचार जन्म लेते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर हम विचार करना प्रारंभ करते हैं, विचार जन्म लेती है। ठीक, तो जीन पियाजे और वाइगोस्की के अंदर एक बेसिक अंतर यही है कि वाइगोस्की मानते थे कि विचार पहले जन्म लेते हैं और भाषा बाद में जन्म लेती है, जबकि जीन पियाजे क्या मानते थे कि पहले भाषा जन्म लेती है और उसके बाद क्या होता था, विचार अंदर विकसित होना प्रारंभ होते हैं। जीन पियाजे ने भाषा विकास के अंतर्गत जो है एक बहुत ही अहम जो घटक है उसका जिक्र किया है, उसे कहते हैं अहम केंद्रीयता। अब सुना क्या, अहम केंद्रीयता मतलब स्वयं के ऊपर आधारित होकर व्यवहार करना, यानी कि बालक स्वयं को सबसे ज्यादा महत्व देते हुए किसी चीज को जब आगे बढ़ाता है तो हम कहते हैं अहम केंद्रीय, ईगो सेंट्रिज्म बिहेवियर। तो जो ये अहम केंद्रीयता के आधार पर ही बालक क्या करता है, अपने अंदर भाषा का विकास करता है। ये क्वेश्चन कभी कोई पूछ देता है कि भाषा विकास के अंतर्गत अहम केंद्रीयता को स्वीकार करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है, तो जीन पियाजे हैं। वो कौन से मनोवैज्ञानिक जो कहते हैं कि पहले विचार जन्म लेते हैं फिर बाद में भाषा, तो आप कहेंगे वाइगोस्की है। वो कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा कि पहले भाषा जन्म लेती है फिर विचार जन्म लेते हैं, तो वो जीन पियाजे हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों को आप याद रखिएगा ताकि आपका भाषा के सिद्धांतों से संबंधित कोई क्वेश्चन गलत ना हो और एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे कि किस मनोवैज्ञानिक ने किस प्रकार की विचारधारा को रखा है। ठीक है, निश्चय ही आपको ये चीज समझ में आई होगी और इन मनोवैज्ञानिकों के जो विचार हैं, ये जो दृष्टिकोण है, इनमें क्या क्या भिन्नताएं हैं, उनके बीच का अंतर भी आपको समझ में आएगा, कौन किसने क्या कहा है और कैसे क्वेश्चन उनसे पुटअप किए जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसमें हम लोग आगे नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। धन्यवाद।